कैसे हैं मेरे सीए भाई लोग। आशा करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपके इस क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। देखो दोस्तों, मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है आपको, जितना भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करते चलना। दोस्तों, रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें पाइल अप हो जाएगी, फिर एंड टाइम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एग्जाम पास करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, रिवीजन। डेली बेसिस पे रिवीजन करते चलो। रिवीजन करते करते एक लेवल आ जाता है, आपके लिए पेज पलटना भी काफी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों रिवीजन करते चलो। और अकाउंट्स तो प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट आपको उतना क्लियर होता जाएगा। केवल क्लास करके कोई फायदा नहीं है। चाहे आप किसी भी टीचर का क्लास कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस ना करो, जब तक आप रिवीजन ना करो। ठीक है, तो चलिए हम अपनी फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, विद पॉजिटिविटी। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अपने सारे टॉपिक को बिल्कुल बैकग्राउंड से, बिल्कुल स्क्रैच से कवर करके चलता हूँ, सो दैट आपको उसकी बैकग्राउंड, उसकी नीड, उसका ऑब्जेक्टिव, आखिर वो क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी, ये सब चीजें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आज का लेक्चर मेरा केवल इसी पे होगा कि आपको एस 9 का बैकग्राउंड बताना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बैकग्राउंड बताना, कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एस 9 अलग से एक एस 9 बनाने की, अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बोलोगे सर आप बातें बहुत पूछते हो। क्या करूँ, जब पूछूंगा तभी आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। आप देखो, आप सभी लोग जानते हो, ये मेरा दोस्त है सुखीराम। ठीक है, अब इसकी एक शॉप है क्लॉथ की। ठीक है, और इधर है एक कस्टमर, प्यारे लाल। ठीक है, इसने इसको ऑर्डर दिया, मान लो ऑनलाइन ऑर्डर दिया इसने। ठीक है, एक शर्ट का, एक शर्ट का ऑर्डर दिया। ठीक है, अब सुखीराम जो एक दुकानदार है, उसको प्यारे लाल उसके कस्टमर से एक शर्ट बेचने का, एक शर्ट खरीदने का ऑर्डर आया। ठीक है, अब देखो, जब एक सेल होती है, सेल होती है तो क्या क्या घटनाएं घटती है, आप देखो क्या क्या उसमें, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है। ठीक है, आप देखो समझो। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2023 को सेल्स का ऑर्डर रिसीव हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को ऑर्डर रिसीव हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, पैकिंग कर दी, पैकिंग प्लस सेल्स इनवाइस भी बना दिया। ये कब बनाया, मान लो 2 जनवरी को। ठीक है, अब यहां से डिस्पैच हुआ, डिस्पैच हुआ 4 तारीख को, 4 जनवरी को इसने डिलीवर कर दिया। डिलीवर करेगा तो कैश भी तो लेगा, कलेक्शन भी तो करेगा, फ्री में तो देगा नहीं, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है। डिलीवर कर दिया एंड कैश रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो, अब देखो, सुखीराम का अकाउंटेंट, सुखीराम जो दुकानदार है जिसने सेल किया है, ठीक है, उसका अकाउंटेंट आपसे 2 बात पूछता है। अब आप कहोगे सर वो तो खुद अकाउंटेंट है, वो मेरे से क्यों पूछ रहा है। आप सीए हो, आप भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसको आप पे ज्यादा भरोसा है। क्योंकि अब देखो,
आपको अकाउंटिंग से ऊपर उठकर चीजों को सोचना है। एक सीए केवल अकाउंटिंग की नहीं सोचता है। एक सीए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, गाइडेंस क्या कहती है, गाइडलाइंस क्या कहती है, उस लेवल पे सोचता है। इसीलिए सुखीराम का अकाउंटेंट अब आपसे पूछता है, सर सर मुझे दो बातें बताओ, मुझे दो सवाल बताओ। सबसे पहला बात, सबसे पहला सवाल कि ये जो सेल हो रही है उस सेल्स की एंट्री में क्या डालूं, उस सेल्स की एंट्री में क्या डालूं। आप कहोगे अरे यार ये तो बच्चों वाली बात आप पूछ रहे हो, ये तो एक 11th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सेल्स की एंट्री क्या होगी। आपकी बात सही है। पहला सवाल बेहद आसान है, बेहद आसान, जिसे आसान कहते हैं वो वाला है, ठीक है। लेकिन दूसरे सवाल में आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। सेल्स की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। कैश की सेल्स की एंट्री। सेकंड, सेकंड अब वो पूछ रहा है आपसे, अच्छा सर सर आप ये तो बताओ, ये तो बताओ ये जो एंट्री मैं डाल रहा हूं, ये जो एंट्री आप मेरे से डलवा रहे हो, इसकी डेट मैं क्या रखूं, इस एंट्री की डेट क्या होनी चाहिए। वो आपसे डेट पूछ रहा है। अब अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई, यार इसकी डेट क्या होगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब सेल हुआ, सेल हुआ तो क्या क्या घटनाएं घटी, डेट वाइज आप देखो। 1 जनवरी को सेल्स ऑर्डर आया, क्या सेल्स के एंट्री की डेट में 1 जनवरी लूं। 2 तारीख को पैकिंग हुआ, क्या मैं 2 जनवरी लूं। 4 जनवरी को डिलीवर हो गया, कैश भी कलेक्शन हो गई, क्या मैं 4 जनवरी को लूं। अब सुखीराम का अकाउंटेंट परेशान है। ये बेचारा अकाउंटेंट टेंशन में आकर के इसके बाल खड़े हो गए। ये कह रहा है कि सर मैं कौन सा डेट डालूं, आप बता दो। 1 तारीख का डालूं, 2 जनवरी का डालूं, 4 जनवरी का डालूं। बड़ी समस्या हो गई, क्या डेट डाले। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर आखिर इंडस्ट्री के सामने, आखिर अकाउंटेंट के सामने, आखिर बाकी लोगों के सामने समस्याएं कहाँ आ रही थी। समस्या ये नहीं है कि कैश की एंट्री क्या डलेगी, समस्या ये नहीं है कि मैं एंट्री कैसे डालूंगा, समस्या ये नहीं कि मुझे एंट्री नहीं आता, समस्या ये है कि उस जर्नल एंट्री की डेट क्या होगी। समस्या ये है कि वो सेल, वो रेवेन्यू किस डेट पे बुक हो जाना चाहिए। वो कौन सा ऐसा शुभ दिन है जब वो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। 1 तारीख है, 2 तारीख है, 4 तारीख, कौन सा तारीख है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन पता है नहीं कि मुझे तारीख कौन सा यूज करना है। अब आपको समझ में आ रही होगी समस्याएं। मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। समस्या केवल यही नहीं थी कि एक दुकानदार ने सेल किया और वो सेल्स की एंट्री कब डाले। आप देखो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कोई फ्री में तो आपको पढ़ा नहीं रहा। सोचो, आपने मेरी क्लासेस के लिए एडवांस में फी दी है, एडवांस में फी दी है, ठीक है। लेकिन क्लास पूरा होने में कुछ समय लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अब आप देखो, मान लो, मान लो फिर से 1 जनवरी को आपने मुझे एडवांस दिया, ठीक है। क्लास चली चली चली, मान लो 30 अप्रैल को ये कंप्लीट हुआ क्लास। आप इसको एक्चुअल में मत मान लेना कि 4 महीना, वो हमारा एक अलग पार्ट है, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मान लो 30/4 को क्लास कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो मुझे फी दे रहे हो, ये फी तो मेरा इनकम हुआ, ये फी तो मेरा इनकम हुआ, मेरे लिए ये रेवेन्यू हुआ ना। अब मैं कब रेवेन्यू बुक करूं, क्या ये 1 तारीख को मैं कर लूं, क्या 1 तारीख को करूं, या 30 तारीख को करूं जब क्लास कंप्लीट होगी। एडवांस आते ही मैं बुक कर लूं, कब करूं, मेरे लिए समस्या आ रही है।
मैं कब किस डेट पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं। मैं आपको और आगे ले चलता हूं। समस्या यही एक ही नहीं है, समस्या कई सारे थी इंडस्ट्री में कि किस डेट को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। और आपको आगे ले चलता हूं। मैंने खूब पैसे कमा लिए अपने टीचिंग प्रोफेशन से, अपने कोचिंग से। तब मैंने कहा यार कुछ शेयर खरीदते हैं। सबसे अच्छा कंपनी है, मुझे दिखा रिलायंस, मैंने इसके शेयर परचेज कर लिए। ठीक है, शेयर परचेज करने के कुछ दिनों बाद मुझे सुनने में आया कि ने रिलायंस के एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड को प्रपोज किया है। डिविडेंड प्रपोज किया है उन्होंने एजीएम में। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूं, डिविडेंड का थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ ब्रीफ में कि डिविडेंड कंपनी कैसे देती है शेयर होल्डर को। ठीक है, मैं छोटा सा ब्रीफ आपको बता सो दैट मोर क्लैरिटी आ जाए आपको। ठीक है, मान लो ये है फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये है फाइनेंशियल ईयर 22-23, 1/4/22, 31/3/2023। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म होती है। अब आता है 30 सितंबर। 30 सितंबर को होती है एजीएम। एजीएम में क्या होता है, प्रपोज किया जाता है कि डिविडेंड देना चाहिए। प्रपोजल होती है, ठीक है, ध्यान देना, प्रपोजल होती है, प्रपोजल ऑफ डिविडेंड। ठीक है, फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होती है। ठीक है, ये एक्सेप्ट होती है। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद कंपनी डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद शेयर होल्डर को मिल जाता है, शेयर होल्डर को का राइट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, रिलायंस ने खूब सारे प्रॉफिट कमाए। ठीक है, उसने यहाँ पे प्रपोज कर दिया है एजीएम में कि मैं डिविडेंड देना चाहता हूं अपने शेयर होल्डर को। मुझे पता चला क्योंकि मैं तो शेयर होल्डर हूं रिलायंस का। अब क्या, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुझे पता चलते ही कि अरे रिलायंस ने तो एजीएम प्रपोज कर दिया, एजीएम में डिविडेंड प्रपोज कर दिया, अब मुझे डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, अब मुझे डिविडेंड को बुक कर लेना चाहिए अपने बुक में, क्या मैं बुक कर लूं? या जब प्रॉफिट हुई थी, क्योंकि प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट पे अल्टीमेटली हक किसका होता है, ओनर का। ओनर कौन है, शेयर होल्डर। प्रॉफिट होते ही मैं डिविडेंड बुक कर लूं कि अरे प्रॉफिट तो हुआ ही है, डिविडेंड तो मिलेगा, मैं बुक कर लूं। वो कौन सा दिन आएगा जब मैं डिविडेंड को बुक कर लूं अपने बुक्स में, आप सोचो। कई सारे स्टेप्स हैं यहाँ। प्रॉफिट हुआ, एजीएम में प्रपोज हुआ, फिर एक्सेप्ट हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ, तब जाके शेयर होल्डर को राइट मिले। अब समस्या ये आ रही है कि मैं डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कब करूं। तो कोई तो हो जो मुझे ये बताए, जो मुझे ये गाइड करे कि आखिर डिविडेंड को कब मुझे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए बुक्स में। ठीक है, एक और मैं बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल चलो आपको मैं दे देता हूँ। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, उसे लोन की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसे लोन की जरूरत पड़ी, लेकिन पता है आपको, मैं तो हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल आदमी हूँ, फ्री में किसी को कुछ नहीं देता मैं। मैंने उसको लोन दिया तो उसे जरूरत पड़ी 1 करोड़ की। ठीक है, छोटा मोटा लोन नहीं है, 1 करोड़ है। मैंने उसको दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट पे दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ फिर से, मैंने उसको लोन दिया 1 जनवरी 23 को। ठीक है, ये आ गया 31 जनवरी 23। ठीक है, अब 31 जनवरी को मुझे उससे इंटरेस्ट के पैसे नहीं आए, इंटरेस्ट के पैसे नहीं आए, इंटरेस्ट नोट रिसिप्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 31 जनवरी को मैं इंटरेस्ट
बुक करूं अपने बुक्स में, इंटरेस्ट तो मेरा इनकम है, मेरे लिए रेवेन्यू है। तो क्या मैं इस इंटरेस्ट को 31 जनवरी को बुक करूं या फिर वेट करूं कि जब वो दे? कि ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा लेके डूब जाए, पैसा लेके भाग जाए, ऐसा तो नहीं है। या मैं बुक कर लूं 31 जनवरी को, क्या करूं? ऐसे ही करते करते आ गया 28 फरवरी भी, फिर उसने नहीं दिया। क्या मैं बुक करूं या ना करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। तो कोई तो हो जो मुझे रास्ता बताए कि आखिर करना क्या है। रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना है, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे तो रह नहीं सकते। इसीलिए इसीलिए एस नाइन भगवान के रूप में आया कि ठहरो, घबराओ मत इंडस्ट्री वालों, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। किस डेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, किस डेट को आपको डिविडेंड बुक कर लेना है, किस डेट को आपको इंटरेस्ट बुक कर लेना है, किस डेट को आपको रेंट बुक कर लेना है। रेंट भी ऐसे, रेंट का भी एक एग्जाम्पल होता है। सपोज करो मैंने कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा, मैं कब रेंट बुक करूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो जस्ट एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सो दैट आपको बैकग्राउंड क्लियर हो कि एस नाइन आखिर हमें क्या बताएगा। एस नाइन हमें यही बताएगा कि हमारा रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए हमारे बुक्स में। एस नाइन हमें बताएगा कि इनकम जो कि रॉयल्टी है या रेंट है या इंटरेस्ट है या सेल्स है या सर्विस से इनकम है, किस डेट को हम अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है। होप आपको एस नाइन का बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा, एस नाइन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी इंडस्ट्री को, वो भी क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को कंटेंट नोट कराता हूँ कि एस नाइन में आखिर हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। वैसे ओवरऑल आपको भी पता चल गया होगा कि एस नाइन आखिर डील किससे करेगा। एस नाइन देखो एक ही चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, हर चीज में, हर एक जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा इसके अंदर, उसमें एक ही चीज से ये डील करेगा कि आखिर रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज होगा। तो आपको हमेशा माइंड में यही रखना है कि रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज होगा, वो डेट इसमें बताई जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैं आपको कंटेंट नोट कराता हूँ, आप कंटेंट नोट कीजिए मेरे साथ साथ। सबसे फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। हालांकि इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि सर आप सवाल बहुत पूछते हो। आप कमेंट करके बताना कि आपको इंट्रोडक्शन में बेसिक एंड एस नाइन का बैकग्राउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आपको ये समझ में आया या नहीं कि एस नाइन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। सेकेंड है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। थर्ड है, इसके बाद हमें ये भी पढ़ना है एप्लीकेबिलिटी। फोर्थ है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा कई बार क्या होता है कि सेल तो हमने कर दिया लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी आती है कलेक्शन की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ
uncertainties on revenue recognition। इसके बाद है revenue from price revision and insurance claim। Last but not the least, disclosure। ठीक है, ये 7 छोटे छोटे टॉपिक हैं और इस एस का मेन जो फंडा है कि रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज होना है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास के लिए इतना ही। एक छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था एस9 के बैकग्राउंड के लिए। अगले क्लास में हम कंटेंट वाइज अपने टॉपिक को कवर करेंगे और ये बहुत ही छोटा सा एस है और कहा जाए तो ये थ्योरेटिकल एस है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बोर नहीं होने दूंगा। जिसे आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें समझ में आई है, वैसे ही आगे भी आपको प्रैक्टिकली चीजें मैं समझाते हुए चलूंगा और क्वेश्चन आंसर भी हम सारे कवर करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, आरटीपी, एमसीक्यू, काफी सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।